सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के इंग्लिश विषय के 2021 में आए हुए क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन देखने वाले हैं। सारे के सारे विषयों का सोल्यूशन मैंने करवा दिया 2021 का, इससे पहले 2020 का, 2019 का, 2018 का, 2017 का, सारे के सारे ईयर्स का 2016, 15 तक का आपको मिल जाएगा। हर एक विषय का 6 से 7 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व करवाया है। और दोस्तों, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो आप सारे के सारे क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व करके जाइएगा। सारे के सारे विषयों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर दूसरे साल पर ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाता है। फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ साउंड, कॉन्सोनेंट, प्रोनाउंसिएशन या राइटिंग। राइट आंसर है साउंड। ध्वनि का विज्ञान है। फोनेटिक्स क्या होता है? ध्वनि विज्ञान है एक तरीके से, ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द 3 मेन फंक्शंस ऑफ अ लैंग्वेज। किसी भी भाषा की 3 मुख्य फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? तो वह भाषा क्या होनी चाहिए? इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए, एक्सप्रेसिव होनी चाहिए और डायरेक्टिव होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, इसके बाद कहा है यहाँ पर ऑर्बिटरी, एक्सप्रेशन, नेचुरल एंड स्किल बेस्ड, फिर है यूनिक, सिंबल, रिफ्लेक्टिव एंड इमेजिनेटिव, और यहाँ पर दिया हुआ नन ऑफ दीज। दोस्तों, इसमें राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए ही है। जो लैंग्वेज हो वो इंफॉर्मेटिव भी होनी चाहिए, एक्सप्रेसिव भी होनी चाहिए, यानी कि कम से कम शब्दों में हम कैसे अपनी बातों को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए, और डायरेक्ट उसमें बहुत सारी चीजें घुमा फिरा करके नहीं होनी चाहिए। जो आप बोल रहे हो वो दिखना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है लैंग्वेज इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स forms of human behavior. It is a statement of। ये स्टेटमेंट किसका है? ये कथन किसका है? महात्मा गांधी का, डॉक्टर आर के अग्रवाल का, ग्लेसन का, या फिर नन ऑफ दीज। दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ग्लेसन का। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाउ मेनी syllables are in the world examination? How many syllables are in the world examination? दोस्तों, यहाँ पर syllables का मतलब क्या होता है कि ये कितने भागों में अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए, इसको ये टोटल ये 5 में अलग होगा। 5 भागों में कैसे? EX अलग हो जाएगा, फिर AM, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए I, फिर उसके बाद NA, फिर उसके बाद यहाँ पर लास्ट में आएगा TION। तो ये टोटल 5 भागों में अलग होगा ये पूरा जो शब्द है। तो ये यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। एक EX, फिर AM, फिर I, फिर NA, फिर TI, एग्जामिनेशन, इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। ही हैज बीन टीचिंग फॉर डैश आवर। तो यहाँ पर H तो लिखा हुआ है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन आवर क्या इसका जो प्रोनाउंसिएशन है आवर, और आ क्या है? स्वर है कि व्यंजन है? स्वर है, इसलिए यहाँ पर स्वर के सामने क्या लगेगा? एन लगेगा ना, आपको पता है। तो ऑप्शन सी जो है एन। ही हैज बीन टीचिंग फॉर एन आवर। वो 1 घंटे से क्या कर रहा है? पढ़ा रहा है। वो क्या कर रहा था? 1 घंटे से यहाँ पर आप देखिए पढ़ा रहा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, हम वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई लव डॉग्स बट आई हेट कैट्स। तो यहाँ पर देखिए सिंपली यहाँ पर डॉग हो गया नाउन और कैट हो गई नाउन। तो यहाँ पर 2 क्या मिल गए आपको? 2 वर्ड मिल गए नाउन के। यही पूछा ही था, तो डॉग और कैट आपको लिख देना था आंसर में। फिर है क्वेश्चन नंबर 7 पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। दे लिव इन अ ब्यूटीफुल हाउस। तो इसमें एडजेक्टिव क्या है? ब्यूटीफुल है, साफ साफ आपको दिख रहा है। फिर है इसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल आर्टिकल। ही टीचेस इन अ यूनिवर्सिटी होगा यहाँ पर, ठीक है। यू भले यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन हो क्या आ रहा है? य आ रहा है। यह क्या है? व्यंजन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही टीचेस इन ए यूनिवर्सिटी, ए आ जाएगा, ठीक है। ये सब देखिए एक एक नंबर जितने भी प्रशिक्षुओं का ये पेपर करने को मिला होगा सभी को बहुत अच्छे नंबर मिले होंगे, क्योंकि बहुत इजी ये पेपर भी आया था और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रोनाउन। लॉक नहीं बल्कि यहाँ पर लुक होगा। लुक एट राम डैश इज अ गुड बॉय। तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे? लुक एट राम, ही इज अ गुड बॉय। राम को देखो, वह बहुत अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर ही आ जाएगा, वह के लिए क्या आएगा? ही आएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। आई विल क्लीन द हाउस एवरी सैटरडे। तो इसको हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में।
तो बहुत आसान, द हाउस विल बी क्लीन्ड, क्लीन का क्या जाएगा, थर्ड फॉर्म क्लीन्ड, क्लीन्ड बाय मी एवरी सैटरडे, एवरी सैटरडे। बस हो गया ये पैसिव वॉइस, द हाउस विल बी क्लीन बाय मी एवरी सैटरडे इसका हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज करना है तो आई हैव स्पोकन का हो जाएगा दोस्तों, आई हैव बीन स्पीकिंग, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो इसके साथ क्या लगेगा, हैव के साथ क्या लगेगा, बीन लगेगा। आई हैव बीन और स्पोकन का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, स्पीकिंग, स्पीकिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, आई हैव बीन स्पीकिंग, ये कंप्लीट हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब इसके बाद हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 है डिफाइन एन एडजेक्टिव विद डिफरेंट एग्जांपल्स। तो यहाँ पर देखिए जो एडजेक्टिव की डिफिनेशन है, विशेषण की डिफिनेशन क्या होती है, अगर हिंदी में बात करें तो क्या होता है, और जो विशेषण होते हैं वो वे शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की क्या करते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो इंग्लिश में भी तो वही डेफिनेशन होगी। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर एंड सीरियल ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, यानी कि जो संज्ञा और सर्वनाम है उनकी क्वालिटी बताता है, उनकी क्वांटिटी बताता है, उनका नंबर बताता है, उनका सीरियल बताता है। कौन, एडजेक्टिव। जैसे कि सीमा ब्यूटीफुल गर्ल है, कैसी है, ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर लड़की है। ठीक है, तो यानी कि जो ब्यूटीफुल हो गया वो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अभी आपने देखा भी है एडजेक्टिव का एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पर अब एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। द राजधानी एक्सप्रेस इज ए फास्ट ट्रेन, तो ट्रेन कैसी है, फास्ट है। ट्रेन यहाँ पर नाउन हो गया और फास्ट क्या हो गया, इसकी विशेषता बताई जा रही है ट्रेन की, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। फिर देखिए मंगल पांडे वॉज ब्रेव सोल्जर, सोल्जर थे वो लेकिन ब्रेव थे, बहादुर थे। बहादुर कौन थे, सोल्जर थे। तो यहाँ पर देखिए जो ब्रेव शब्द हो गया ये भी एडजेक्टिव हो गया। हरिद्वार इज ए होली सिटी, होली मतलब पवित्र, पवित्र क्या है, शहर है, तो यहाँ पर होली सिटी हो गया हरिद्वार। फिर है एंड द, यहाँ पर आंट होगा, द आंट इज अ टाइनी इंसेक्ट, तो जो चींटी होती है वो क्या होती है, बहुत ही छोटा कीड़ा होती है। तो यहाँ पर देखिए छोटा जीव होती है ना, तो यहाँ पर टाइनी मतलब छोटा, छोटा बड़ा ये सब क्या हो गया, ये सब एडजेक्टिव है। द स्ट्रीट वॉज नैरो, यानी कि जो गली थी वो पतली थी, तो यहाँ पर पतली जो है ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। फिर देखिए द फॉक्स इज एन कनिंग एनिमल, फॉक्स कैसी होती है, चालाक जानवर होती है, तो यहाँ पर ये कनिंग जो है वो एडजेक्टिव हो गया। फिर देखिए ऑलवेज ड्रिंक प्योर वाटर, प्योर मतलब साफ, ये साफ यहाँ पर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वाटर के साथ आया है। अ ईयर द 12 मंथ, एक साल में कितने महीने होते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए ये जो नंबर बताया गया है ये एडजेक्टिव हो गया। फिर द क्लास वॉज वेरी क्वाइट, तो क्वाइट यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देखिए क्लास कैसी थी, शांत थी, तो यहाँ पर ये क्वाइट शब्द हो गया, ये भी एडजेक्टिव हो गया। द सन इज मेड अप ऑफ हॉट गैसेस, तो सन कैसे है, कैसे बना है, हॉट गैसेस से बना है, तो यहाँ पर आप देखिए जो हॉट आया है गर्म, ये भी किसके लिए आया है, एडजेक्टिव के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखते हो एडजेक्टिव के ढेर सारे एग्जांपल्स भी आपने देख लिया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ फॉलोइंग। यहाँ पर देखिए ये डिफिकल्ट की DIFFICULT, डिफिकल्ट मतलब क्या होता है, कठिन होता है ना, डिफिकल्ट की स्पेलिंग पूछा है। फिर स्टेटमेंट की STATEMENT, स्टेटमेंट हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 पे, डिस्कस द रोल ऑफ ओरल ड्रिल इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश। The oral drills and exercise could build and strengthen memory. The use of this technique not only to give the students chance to speak in the class and practice their speaking, but also their comprehension of the text can be reached through this टेक्निक। तो बच्चों को जो हम ओरल गेम करवाते हैं, ओरल कोई भी चीज करवाते हैं, तो उससे क्या होता है, बच्चों की स्पीकिंग अच्छी होती है, बच्चों को मौखिक रूप से क्या होता है, बहुत सारा लाभ होता है, क्योंकि बच्चों को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल बोल करके और कह करके क्या करते हैं, शब्दों को समझते भी हैं और भाषा को सीखते भी हैं। स्पीकिंग स्किल देखिए, स्पीकिंग स्किल्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल्स वी लर्न एज दे अलाउ अस कम्युनिकेटिव विद अदर्स एंड एक्सप्रेस अवर थॉट्स एंड फीलिंग। फिर देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीकिंग स्किल्स, दीज स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सर्वाइवल एंड ग्रोथ in your academic and professional life. In fact, every academic, professional और business work requires effective speaking. अगर आपको बोलने का अच्छा तरीका पता है, आप सही से बोल लेते हो, तो इससे इसका बेनिफिट आपको केवल अपनी पर्सनल लाइफ नहीं बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में, आपके बिजनेस में, आपके काम में, हर जगह आपके बोलने की स्किल आपके काम आएगी।
और इससे आप अपना जो भविष्य है वो और अच्छा बना सकते हैं। अ पर्सन रिक्वायर्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल इन मैनी सिचुएशंस लाइक फेस टू फेस कन्वर्सेशंस, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, किसी भी प्रकार की बातचीत करनी हो, अगर आपके अंदर स्पीकिंग स्किल है, अच्छे से आपके अंदर बोलने की क्षमता है, तो आप चाहे फोन पे बात कर रहे हो, चाहे किसी से फेस टू फेस बात कर रहे हैं, चाहे आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, मीटिंग में हैं, कहीं भी आप कॉन्फ्रेंस में हैं, ग्रुप डिस्कशन में हैं, सेमिनार में हैं, कहीं भी हैं, तो आप क्या करेगा, आप एक अच्छा इफेक्ट छोड़ोगे सभी के ऊपर, अपनी एक अच्छी छाप छोड़ोगे। ठीक है, तो ये जो स्पीकिंग स्किल है या फिर जो यहाँ पर ओरल ड्रिल, यहाँ पर ओरल डिस्कशन करने की बात हो रही है, तो ये सब क्या इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी भाषा के लिए इंपॉर्टेंट है ये सब टेक्निक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ टीएलएम इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। तो चाहे इंग्लिश लैंग्वेज हो या फिर हिंदी हो, कोई भी विषय हो, उसमें जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, टीएलएम होता है, शिक्षक सहायक शिक्षण सामग्रियां जो होती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी भाषा को सीखने में। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है, राइट द एडवांटेज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग इंग्लिश। तो हम बच्चों को भाषा को सिखाने के लिए तरह तरीके की चीजें यूज करते हैं, चाहे वो हम बच्चों को टेलीविजन दिखा के करें, चाहे हम बच्चों को मोबाइल दिखा के करें, चाहे हम रेडियो सुनाएं, ऑडियो सुनाएं, वीडियो दिखाएं। तो ये सब क्या करने के लिए करते हैं हम बच्चों को, ताकि बच्चों का जो माइंड है उन सब शब्दों को समझे और वो उस भाषा को अच्छे से सीख पाए। देखिए, प्रिंसिपल्स फॉर यूज ऑफ टीचिंग एड्स, आखिर में हम बच्चों को क्यों इन सब शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करके पढ़ाते हैं, इसका क्या मतलब है। टीचिंग एड्स और टीएलएम एक ही चीज है। टीचिंग एड्स शुड बी यूज प्रॉपरली टू मेक टीचिंग मोर इफेक्टिव। अगर हम भाषा को सिखा रहे हैं बच्चों को और तरह तरीके के टूल्स यूज कर रहे हैं, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो टेलीविजन हो, बच्चों को भाषा को सिखाने के लिए, तो वो बहुत इफेक्टिव होते हैं। क्योंकि टेलीविजन की अगर हम बात करें तो बच्चे देखते भी हैं, सुनते भी हैं। कन्वर्सेशन दो लोगों की सुन रहे हैं तो उससे उनको भी कुछ ना कुछ नॉलेज हो रही है। कोई कहानी दिखा रहा है बच्चों को इंग्लिश में, तो इंग्लिश के कुछ वर्ड्स उनको भी याद हो जा रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है, फायदा ही तो होता है। टीचिंग कैन बिकम मोर इफेक्टिव इन सच एड्स आर यूज्ड वाइडली, बट द यूज ऑफ सच एड्स कैन नॉट प्रोवाइड अ गारंटी ऑफ गुड टीचिंग। यानी कि जरूरी नहीं कि केवल इन्हीं सब का यूज करके आप अच्छी टीचिंग कर सकते हैं, क्योंकि उससे पहले तो बच्चों को सबसे पहले हमें वर्णों का ज्ञान देना होता है। वर्णों का ज्ञान देने के बाद बच्चों को शब्दों का ज्ञान देना होता है, फिर सेंटेंस कैसे बनाते हैं ये सब ज्ञान देना होता है। उसके बाद ये सब चीजें काम आती हैं, चाहे ऑडियो हो, वीडियो हो, ये सब चीजें। फॉलोइंग पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर ए प्रॉपर यूज ऑफ टीचिंग एड्स। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं कि कैसे हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज करें। तो टीचिंग एड्स शुड बी, यहाँ पर गिवन होगा दोस्तों, गिवन विथ क्लासरूम टीचिंग एंड दीज एड्स शुड बी यूज ओनली टू सप्लीमेंट द ओरल एंड रिटन वर्क बीइंग डन इन द क्लास। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि जब बच्चों को किसी भी चैप्टर को पढ़ा लिया गया है, ओरल तरीके से पढ़ा लिया गया, मौखिक रूप से पढ़ा लिया गया, बच्चों को उसका क्वेश्चन आंसर लिखा दिया गया है, उसके बाद हम यूज करें इनका। ठीक है, दिया तो गया है टीचिंग एड्स हमें, लेकिन जब इसकी जरूरत हो हम तभी यूज करें। फिर है, while making use of any teaching aids, an effort be made that the teaching aids being used in any class are in conformity with the intellectual level of the students and accordance with the previous experience of the students। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि जो भी हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो ऐसे होने चाहिए जो बच्चों को समझ में आए, जो बच्चों के स्तर के हों। बच्चों के स्तर से बहुत ऊपर का अगर हम कुछ उनको बताएंगे या कोई टीचिंग लर्निंग मटेरियल उनको दिखाएंगे, तो टीएलएम दिखाएंगे, तो वो समझ नहीं पाएंगे कि टीचर क्या पढ़ा रहा है। यानी कि बच्चों ने पहले से कुछ उसके विषय में पहले से बच्चों को कुछ पता होना चाहिए और वो बच्चों के लेवल का ही होना चाहिए। फिर है देखिए, ओनली सच एड्स बी प्रिफर्ड विथ प्रोवाइड अ स्टिमुलस टू द स्टूडेंट्स फॉर ग्रेटर थिंकिंग एंड एक्टिविटी। तो इस तरीके के जो सहायक शिक्षण सामग्रियां होती हैं जो बच्चे देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, देख और सुन दोनों सकते हैं, चाहे वो रेडियो हो, टेलीविजन हो, टेप रिकॉर्डर हो। तो इससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर थिंकिंग एबिलिटी आती है और वो एक्टिव रहते हैं क्लास में। फिर है, द टीचिंग एड्स यूज्ड शुड ओबे एग्जैक्ट, एक्यूरेट एंड रियल एज फॉर एज प्रैक्टिकेबल। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि वही सारी चीजें टीचर्स को यूज करना चाहिए जो बिल्कुल एग्जैक्ट हो, एक्यूरेट हो और जो बच्चों के प्रैक्टिस में हो, जो आम जीवन में बच्चे प्रैक्टिस भी करते हो, ताकि वो हमेशा उनको याद रहे। अब देखिए यहाँ पर दिया है एडवांटेजेस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। जो बच्चे देखते हैं श्रव्य दृश्य सामग्रियां, सहायक शिक्षण सामग्रियां, उससे क्या लाभ होता है। तो देखिए, द क्रिएट इंटरेस्ट फॉर लर्निंग इन द स्टूडेंट्स। बच्चों के अंदर एक पढ़ने की लालसा आती है जब हम टीएलएम का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाते हैं, जब हम सहायक शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हम करते हैं,
तो बच्चों को इससे उस सब्जेक्ट को भी पढ़ने में आसानी होती है और बच्चों को इंटरेस्ट भी आता है। फिर दे आर टाइम सेविंग बिकॉज दे एक्सप्लेन द आइडिया इजिली एंड प्रीसियसली। इससे क्या होता है कि ये जो टीएलएम हम प्रयोग करते हैं ये टाइम सेविंग होते हैं और ये इतने अच्छे से आइडिया को एक्सप्लेन कर देते हैं, जो बच्चों को हम समझाना चाहते हैं बच्चे आसानी से समझ जाते हैं। फिर देखिए बाय देयर यूज द बर्डन ऑफ टीचर इज रिड्यूस्ड। टीचर के ऊपर जो बर्डन होता है, अगर हम केवल और केवल किताबी भाषा का बच्चों को ज्ञान कराएंगे तो एक बर्डन होता है क्योंकि सारे बच्चे नहीं समझ पाते। लेकिन जब हम सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते हैं, चाहे हम प्रोजेक्टर का प्रयोग कर रहे हैं या हम कुछ बच्चों को बना करके कोई मॉडल दिखा रहे हैं, तो बच्चे आसानी से उसको देख करके समझ जाते हैं या सुन करके समझ जाते हैं। तो इस तरीके से जो टीचर के ऊपर का बर्डन होता है वो कम हो जाता है। द टीचर कैन इम्प्रूव हिज ओन इंग्लिश बाय ऑडियो एड्स, यानी कि अगर टीचर के अंदर भी कहीं किसी कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन वो नहीं सही से कर पा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को भाई सही नॉलेज देनी है, तो टीचर भी क्या कर सकते हैं, अपनी खुद की इंग्लिश को भी क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं ऑडियो की मदद से या टेप रिकॉर्डर की मदद से उसको वो खुद भी सुधार सकते हैं। फिर दे आर द सोर्सेज ऑफ वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है, बच्चों को ढेर सारा एक्सपीरियंस भी देते हैं जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं, क्योंकि बच्चे कुछ ना कुछ इससे सीखते हैं। इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, ऑडियो विजुअल एड्स मेक लर्निंग इंग्लिश इजी। इंग्लिश यहाँ पर डिफिकल्ट लैंग्वेज लिखा है, डिफिकल्ट तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। जो इंग्लिश है वो क्या है, इंग्लिश आसान लैंग्वेज है, लेकिन हम इसको कठिन समझ लेते हैं, इसीलिए यहाँ पर देखिए डिफिकल्ट लैंग्वेज लिखा हुआ है। ऑडियो विजुअल एड्स की मदद से जो जिनको भी कठिनाई होती है उनको क्या होता है, बहुत हेल्प होता है इस विषय को सीखने में। ठीक है, तो इस तरीके से जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, चाहे वो टेप रिकॉर्डर हो, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो टेलीविजन हो, खासकर टेलीविजन जो होता है वो श्रव्य दृश्य दोनों होता है, हम टेलीविजन को देखते भी हैं सुनते भी हैं। तो सबसे ज्यादा अगर मददगार देखा जाए, सबसे अच्छा जो टीएलएम है वो टेलीविजन ही है। ठीक है, तो इस तरीके से जो डिफिकल्ट लैंग्वेज जिसको हम यहाँ पर मान रहे हैं इंग्लिश को, वो भी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी इनकी मदद से। फिर देखिए अ गुड इंग्लिश टीचिंग इज पॉसिबल ओनली इन ए नेचुरल इंग्लिश एनवायरमेंट। ठीक है, जो अच्छी इंग्लिश टीचिंग है वो तभी पॉसिबल होगी जब वो नेचुरल इन्वायरमेंट हो। तो ऑडियो विजुअल एड्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं इस प्रकार के इन्वायरमेंट को क्रिएट करने में, बनाने में। दे हेल्प इन कॉन्सेंट्रेटिंग द अटेंशन ऑफ पीपल्स इन लर्निंग द क्लास। अभी क्लास में कोई टीवी आपने ऑन कर दिया, टेलीविजन चला रहे हो आप, अभी बहुत सारे स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस हो गई हैं तो स्मार्ट टीवी लग गए हैं, तो सारे बच्चे कंसंट्रेट होकर उसको देखने लगेंगे। अगर वही चीज किताब से टीचर पढ़ा रहा है तो उतना ध्यान सारे बच्चे नहीं देंगे, लेकिन अगर टेलीविजन में कुछ चल रहा है तो सारे बच्चे उसको प्रॉपर ध्यान से सुनेंगे। तो इस तरीके से हेल्प होता है कंसंट्रेशन बच्चों का बनाने में। द टीचर कैन फॉलो अप द प्रिंसिपल फॉर कंसंट्रेट टू एब्स्ट्रैक्ट विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। तो इस तरीके से टीचर अगर इन सब चीजों को फॉलो करते हैं तो क्या होगा, बच्चों के अंदर आसानी से जो डर है इंग्लिश विषय का वो निकल जाएगा और उनको इंग्लिश भाषा अच्छे से आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। ऑलवेज टेल द ट्रूथ, तो ये होता है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। क्या होता है, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ होता है। ही इज सीनियर देन मी, तो ये सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर के साथ हमेशा टू लगता है, देन नहीं लगता, क्या लगता है, टू लगता है। तो ही इज सीनियर टू मी, ये याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में, पिछले एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, पहले के पेपर्स में भी आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे। तो सीनियर के साथ इंफीरियर, सुपीरियर, जूनियर हमेशा टू लगता है, देन नहीं लगता है। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। राइट एनी 4 एम्स ऑफ टीचिंग पोएट्री। टीचिंग पोएट्री को पढ़ाने का, कविता को पढ़ाने का क्या उद्देश्य होता है, तो 4 हमको बताने हैं। दोस्तों देखिए, पहला है टू इनेबल स्टूडेंट्स टू अप्रिशिएट द ब्यूटी, राइम एंड स्टाइल ऑफ द पोएम। बच्चों को यहाँ पर हम जब पढ़ाते हैं तो जो पोएट्री होती है, बहुत सारी पोएट्री आप देखोगे नेचर की होती है, बहुत सारे रियल लाइफ की होती है, तो बच्चों को ब्यूटी अप्रिशिएट, यानी कि जो नेचर की ब्यूटी है उसको अप्रिशिएट करने के लिए, राइम वर्ड्स के लिए और स्टाइल ऑफ द पोएम के लिए बच्चों को क्या करना है, हमें बच्चों को इन सब चीजों में क्या करना है, हमको और अच्छा करना है कि नेचर की ब्यूटी क्या है बच्चे समझें। इसके अलावा बच्चे ये भी जाने कि कौन कौन से राइम वर्ड्स होते हैं, और बच्चों को पोएम पढ़ने की स्टाइल भी आ जाए कि हम पोएम पढ़ते कैसे हैं। और आपको पता है कि पोएम पढ़ने से क्या होता है, बच्चों की जो इमेजिनेशन पावर होती है, क्योंकि आप देखोगे जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी कि जहां सूरज भी नहीं पहुंच सकता वहां कवि पहुंच जाते हैं। तो पोएट्री कौन लिखता है, कविता कौन लिखता है, कवि ही तो लिखता है। तो कवि क्या करता है, चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखता है, और बढ़ा चढ़ा के लिखने से क्या होता है कि बच्चे भी वहां तक सोच पाते हैं जो बच्चे इस पोएट्री को पढ़ रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चों की जो
इमेजिनेशन पावर होती है बहुत तेज होती है। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट 4 में यही लिखा हुआ, डेवलप द इमेजिनेशन पावर। तो बच्चों की भी जो कल्पना शक्ति होती है वो वहां तक पहुंच जाती है। तो इस तरीके से बच्चों की भी कल्पना शक्ति बढ़ती है, किससे? पोएट्री पढ़ने से। फिर देखिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, टू डेवलप अ टेस्ट फॉर पोएट्री रीडिंग एंड राइटिंग। जब हम बच्चों को पोएट्री पढ़ाते हैं तो बच्चों को वो अच्छा लगने लगता है, क्योंकि कविता हो चाहे दोहे हो, ये सब बच्चों को अच्छे लगते ही लगते हैं, क्योंकि इसको हम क्या करते हैं, गा करके बच्चों को पढ़ाते हैं या राइम से पढ़ाते हैं, तो बच्चों को अच्छा लगता है। तो इस तरीके से बच्चों के अंदर भी रीडिंग और राइटिंग की जो टेक्निक है वो क्या होती है, डेवलप होती है। फिर देखिए, टू डेवलप एस्थेटिक सेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। तो बच्चों के अंदर जो सौंदर्य की शक्ति होती है वो भी डेवलप होती है, कि वो भी अपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझते हैं कि कितना अच्छा है, ईश्वर ने जो भी चीजें बनाई है वो कितनी अच्छी हैं। तो ये सब जानना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, इमेजिनेशन पावर के बारे में आप जान ही गए। टू क्रिएट लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर फॉर देम, यानी कि बच्चों के अंदर इंग्लिश लिटरेचर के प्रति प्यार उत्पन्न करना या प्रेम उत्पन्न करना, ये भी उद्देश्य होता है टीचिंग का, पोएट्री टीचिंग का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, लास्ट क्वेश्चन है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड लेसन प्लान। एक अच्छा लेसन प्लान जो बनता है, पाठ योजना बनती है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो पाठ योजना में प्रस्तावना होता है, उद्देश्य होता है उसको पढ़ाने का, फिर हम किस तरीके से श्यामपट्ट कार्य करते हैं, बच्चों को पठन कार्य किस तरीके से कराते हैं, ये सब चीजें किसमें आती है, लेसन प्लान में आती है। तो पहला है, अ गुड लेसन प्लान शुड बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग एंड थियरीज ऑफ साइकोलॉजी। यानी कि जो पहला चीज है वो ये है कि जो लेसन प्लान होना चाहिए वो मनोविज्ञान पर आधारित होना चाहिए, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग पर, यानी कि जो शिक्षण के सिद्धांत हैं उन पर आधारित होना चाहिए। दूसरा है, गुड लेसन प्लान मस्ट फॉलो अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट, यानी कि जो गुड लेसन प्लान होना चाहिए उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, कि जिस प्रकार से प्रस्तावना होती है, फिर उसके बाद मुख्य उद्देश्य होता है, फिर इसके गौड़ उद्देश्य क्या है, फिर उसके बाद उसमें प्रश्नोत्तर कौशल आता है, फिर हम पठन कार्य करते हैं, फिर बच्चों को श्यामपट्ट कार्य करवाते हैं। तो एक लेवल होना चाहिए, एक लगातार रिदम होना चाहिए उसका। फिर अ गुड लेसन प्लान मस्ट गिव द जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव सेपरेटली। तो उस पाठ को पढ़ाने के जो गौड़ उद्देश्य है वो क्या है और जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, वो भी मेंशन होना चाहिए। फिर यहाँ पर देखिए, फिर है, क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड टू स्टूडेंट्स शुड टेस्ट द वेरियस मेंटल एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट। बच्चों से हम प्रश्न जब पूछते हैं तो उनके स्तर को ध्यान में रख के हमें पूछना है। फिर है, अ गुड लेसन प्लान शुड अडॉप्ट द एप्रोप्रिएट मेथड्स एंड टेक्निक्स अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट मैटर नीड ऑफ स्टूडेंट्स एंड लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमें इन सब चीजों का ख्याल रखना है कि बच्चों के लेवल का होना चाहिए, सब्जेक्ट जो है वो बच्चों को समझ में आना चाहिए, जो हम पूछ रहे हैं क्वेश्चंस वो बता ले जाएं। फिर है, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स शुड बी गिवन इन द लेसन प्लान। बच्चों को श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करके, टीएलएम का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाएं। समरी ऑफ लेसन में ऑल्सो बी गिवन इन ए गुड लेसन प्लान। पूरा लेसन का समरी भी होना चाहिए लेसन प्लान में। फिर है देखिए, टाइम शुड बी जस्टिफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द वेरियस स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान, यानी कि जितने भी शिक्षण के कार्य हैं अलग अलग, चाहे प्रस्तावना कौशल हो, चाहे आपके उद्देश्य हो, फिर उसके बाद श्यामपट्ट कार्य हो, सबके लिए टाइम जो है वो डिवाइड होना चाहिए। फिर है, रिवीजन वर्क एक्सरसाइज एंड होमवर्क शुड बी मेंशन्ड। फिर है, लेसन प्लान शुड बी इन ए रिटन फॉर्म, यानी कि रिटन फॉर्म में होना चाहिए, रिटन ही हम लोग लिख करके ही पढ़ाते हैं क्लासेस में। सब्जेक्ट, टाइम, क्लास, टॉपिक, ये सब ऊपर लिखा होना चाहिए। ठीक है। फिर है, लेसन प्लान शुड बी सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज, यानी कि सिस्टमेटिक और सुंदर दिखना चाहिए। तो इस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चंस को आपने कर लिया। आपको सारे के सारे साथ के सातों विषयों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बगल में बेल आइकन होगा दोस्तों, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आपको सारे के सारे विषयों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। चैनल से बने रहिए और सारे विषयों को मास्टर क्लास जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।